सुबह का चमकता हुआ सूरज था और कोलकाता शहर अपनी रफ्तार से जाग रहा था। सड़कें गाड़ियों से भर रही थी और इन्हीं गाड़ियों के बीच एक टाटा सफारी भी थी, जिसके अंदर बैठा था शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, पार्थ प्रतिम रॉय पद्म। खादिम शूज के मालिक अपनी फैक्ट्री से जा रहे थे वेयर हाउस। रोज का काम था, उनका रूटीन था, लेकिन उस दिन रूटीन बदलने वाला था। अचानक एक पुरानी सी मारुति 800 ने रास्ता काटा, सफारी रुकी, बंदूकें निकली, हवा में गोलियां चली और मिनटों के अंदर शहर का शू बैरन किडनैप हो गया। इस घटना से भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि रॉय बर्मन जिस तरह अचानक किडनैप हुए थे, उसी तरह एक रोज अचानक घर भी लौट आए। घर वालों के मुताबिक कोई फिरौती नहीं दी गई। फिर किडनैपिंग क्यों हुई थी? असली कहानी हैरान करने वाली थी, सिर्फ इंडियन पुलिस के लिए नहीं, अमेरिकी एजेंसियों के लिए भी। भारत में हुई एक किडनैपिंग का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए हमलों से क्या रिलेशन था? इस किडनैपिंग के तार पाकिस्तान से कैसे जुड़े थे? कौन था वो डॉन जो पत्रकारिता की डिग्री रखता था और जिसकी जेब में टाइम और न्यूज़वीक जैसी मैगजीन के आईडी कार्ड रहते थे? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे कहानी खादिम किडनैपिंग केस की। बात है साल 2001 की। जगह कोलकाता शहर, कलकत्ता कहलाता था। कुछ ही महीनों पहले इसका नाम बदल करके कोलकाता किया गया था। इस नाम के साथ ताल बैठा रहा था। मुंबई या दिल्ली की तरह कोलकाता ऑर्गेनाइज क्राइम का गढ़ नहीं था। हाँ, छोटे मोटे गैंग थे जो लोकल लेवल पर किडनैपिंग जैसी वारदातें करते थे, लेकिन 7 समंदर पार दुबई में बैठा एक डॉन कोलकाता के एक बड़े बिजनेसमैन को उठा लेगा, ये किसी ने तब सोचा नहीं था। कौन था ये डॉन? आफताब अंसारी उसका नाम था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आने वाला अंसारी। जर्नलिज्म की पढ़ाई उसने की थी। फिर 21 साल की उम्र में उसने तय किया कि जर्नलिज्म से पैसा मिलेगा नहीं, तो जुर्म का रास्ता चुन लिया। अंसारी ने उगाही को धंधा और दुबई को अड्डा बनाया। 2001 में अंसारी गैंग का टारगेट बने पार्थ प्रतिम रॉय बर्मन, जूते बनाने वाली कंपनी खादिम ग्रुप के मालिक थे। जो बिजनेस की दुनिया में लोग उन्हें शू बैरन कहा करते थे, इतना बड़ा कारोबार था उनका। बर्मन इकलौता निशाना नहीं थे। वैसे जांच एजेंसियों के मुताबिक अकेले साल 2001 में अंसारी गैंग ने फिरौती से करीब 55 करोड़ रुपए जमा किए थे। रॉय बर्मन की किडनैपिंग से कुछ महीने पहले ही अंसारी ने मुंबई के एक बिजनेसमैन को उठाया था और उसे 55 दिनों तक काठमांडू में बंधक बनाकर रखा था। रॉय बर्मन अंसारी की नज़र में कैसे आए? दरअसल बर्मन की कंपनी खादिम उस वक्त पश्चिम बंगाल से बाहर निकलकर पूरे देश में एक्सपांड कर रही थी। उनकी एक नई ब्रांच खुली थी हैदराबाद में, और इसी हैदराबाद से अंसारी का पूरा हवाला नेटवर्क चलता था। उसका सबसे बड़ा फाइनेंसर अब्दुल करीमुद्दीन उर्फ करीम डॉलर हैदराबाद में ही बैठता था। करीम डॉलर ने रॉय बर्मन की जानकारी अंसारी तक पहुंचाई और उनकी फील्डिंग सेट हुई। हालांकि एक प्रॉब्लम भी थी कि टारगेट था कोलकाता में और गैंग के ज़्यादातर लोग थे बाहर के। तो फिर रॉय बर्मन की खबर कौन देता? बर्मन पर नजर रखने के लिए एक लोकल आदमी चाहिए था, और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक योग गुरु की। नाम रविंद्रनाथ दास। दास कोलकाता में एक मेडिटेशन सेंटर चलाता था और रॉय बर्मन खुद उसके क्लाइंट थे, उससे योग सीखते थे। बाहर से देखने पर दास एक सीधा साधा गुरु था, लेकिन असल में उसके नाम उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी के कई केस दर्ज थे। क्या पता इसलिए उसने एक दूसरा धंधा चालू किया हो योग गुरु का। दास ने अंसारी के लिए स्पॉटर का काम किया। उसने रॉय बर्मन की पल पल की जानकारी, उनकी गाड़ी का नंबर, उनके आने जाने का रास्ता, सब कुछ अंसारी के गैंग तक पहुंचाया। तारीख तय हुई 25 जुलाई 2001। सुबह का वक्त था। रॉय बर्मन अपनी टाटा सफारी से फैक्ट्री के लिए निकले। तिलजिला इलाके में उनकी गाड़ी पहुंची ही थी कि एक पुरानी मारुति 800 ने रास्ता काट दिया। गाड़ी से हथियारबंद लोग उतरे, हवा में गोलियां चली। रॉय बर्मन के एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली लगी भी, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इन लोगों ने रॉय बर्मन को बालों से पकड़कर बाहर खींचा, अपनी गाड़ी में फेंका और फरार हो गए। रॉय बर्मन को किडनैप कर 24 नॉर्थ परगना के एक गांव ले जाया गया, जिसका नाम था पुखुरिया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल करीब है ये गांव। यहीं एक सुनसान घर में उन्हें कैद किया गया, जिसे गैंग भूत बंगला कहती थी। देखरेख का इंचार्ज हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी। हैप्पी
कोलकाता का लोकल गुंडा नहीं था, आफ्ताब अंसारी के नेटवर्क का एक भरोसेमंद आदमी था जिसे दिल्ली से भेजा गया था। वहां जिस वक्त रॉय बर्मन भूत बंगले में कैद थे, उनके घर की फोन की घंटी बज रही थी। रॉय बर्मन को छोड़ने के लिए 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह डिमांड 15 करोड़ तक भी गई थी। 8 दिन तक के मोल भाव का खेल चला। पब्लिकली रॉय बर्मन परिवार ने हमेशा यही कहा कि कोई पैसा उन्होंने नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन पुलिस की जांच में कहानी कुछ और ही सामने आई। जांच एजेंसियों के मुताबिक डील पक्की हुई थी 3 करोड़ 75 लाख रुपए में, 3.25 करोड़। अब पैसा तो देना था, लेकिन कोलकाता में नहीं देना था। अंसारी ने फिर हैदराबाद पैसे मंगवाए। रॉय बर्मन की फैमिली से एक शख्स हैदराबाद गया और पैसे दिए करीम डॉलर को। करीम डॉलर, जैसा हमने पहले बताया, हवाला का नेटवर्क चलाता था और रॉय बर्मन की फिरौती का पैसा उसने लिया और कुछ ही घंटों में हवाला के रास्ते दुबई पहुंचा भी दिया। 2 अगस्त 2001 की सुबह किडनैपर्स रॉय बर्मन को गाड़ी में बिठाकर निकले और उन्हें हरुआ के पास एक सुनसान सड़क पर उतार दिया। वहां से उन्होंने पहले एक साइकिल रिक्शा पकड़ा, फिर मेन रोड से एक टैक्सी ली और अंततः अपने घर चले गए। अब रॉय बर्मन घर लौट आए थे, किडनैपर्स अपने पैसे लेकर गायब हो गए थे। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन फिर कोलकाता पुलिस ने फोन नंबर्स और कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। पुलिस को उम्मीद थी कि सुराग बंगाल के ही किसी लोकल गैंग तक जाएगा, लेकिन जब कॉल्स को ट्रेस किया गया तो लाइन सीधे पहुंच गई हैदराबाद। यही केस में पहला बड़ा ब्रेक थ्रू भी था। अब ये साफ हो गया कि किसी लोकल गैंग का काम नहीं, बल्कि एक मल्टी स्टेट नेटवर्क का प्लान था। फौरन पश्चिम बंगाल सीआईडी की एक टीम हैदराबाद गई। रॉय बर्मन की रिहाई के ठीक 15 दिन बाद एक जॉइंट टीम ने हैदराबाद में कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा और यहीं पुलिस के हाथ लगा अब्दुल करीमुद्दीन उर्फ करीम डॉलर। करीम के पास से वो सेलफोन और गाड़ियां भी मिल गई जिसका इस्तेमाल फिरौती के पैसे लाने ले जाने में हुआ था। पूछताछ में करीम ने कबूल किया कि रॉय बर्मन के परिवार ने करीब 3 करोड़ रुपए कैश दिए थे। करीम डॉलर ने एक और बात बताई कि उसके हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करने वालों में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी भी थी। अब डी कंपनी का नाम जब आया, तभी यह साफ हो गया कि केस के तार मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े होंगे। करीम डॉलर की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद 19 अगस्त को पुलिस ने मुंबई में भी छापा मारा और यहां उनके हाथ लगे 3 और किरदार। पहली, स्वाति पाल, एक कैबरे डांसर जो इस गैंग के लिए इंटरनेशनल कुरियर का काम करती थी। दुबई और मुंबई के बीच मैसेज और पैसा इधर से उधर करती थी। उसके अलावा मुंबई में पुलिस के हाथ 2 और लोग लगे। इन दोनों का कनेक्शन भी डी कंपनी के साथ ही था। कोलकाता हैदराबाद से होती हुई कहानी अब मुंबई पहुंच गई थी, लेकिन केस की कई गुत्थियां अब भी अनसुलझी थी। इन्हें सुलझाया दिल्ली में हुई एक गिरफ्तारी ने। अक्टूबर 2001 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आसिफ रजा खान को पकड़ा। आसिफ कोलकाता के बेनियापुकुर का रहने वाला था और उसके कनेक्शन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से बताए जाते थे। आसिफ रजा खान ने रॉय बर्मन किडनैपिंग को लेकर कई बातें डाइवर्ज की। इनमें से एक बात ऐसी थी जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक कान खड़े किए। उसने बताया कि रॉय बर्मन से मिली फिरौती का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में बैठे एक आतंकवादी को भेजा गया। कौन? उमर सईद शेख। ये वही उमर सईद शेख था जिसे भारत ने 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक के बदले रिहा किया था और जिसने बाद में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या की थी। आफ्ताब अंसारी और उमर शेख दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों की दोस्ती दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुई थी। उमर तिहाड़ कैसे पहुंचा? उमर शेख 1994 में कुछ विदेशी टूरिस्ट को किडनैप करने के आरोप में तिहाड़ पहुंचा था। वहीं आफ्ताब अंसारी भी कुछ छोटे मोटे मामलों में तिहाड़ में बंद था। 1999 में अंसारी जमानत पर बाहर आया और फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गया। दुबई से अंसारी ने उमर शेख से दोबारा कांटेक्ट किया। अंसारी उमर के लिए पैसों का इंतजाम करता था और उमर अंसारी के लिए हथियारों का बंदोबस्त करता था जो इंडिया में स्मगल किए जाते थे। आतंक और अंडरवर्ल्ड का यह गठजोड़ कितना असरदार था वो ऐसे समझिए कि रॉय बर्मन किडनैपिंग से जो फिरौती मिली थी उसका एक हिस्सा अमेरिका में हुए 9/11 अटैक में इस्तेमाल किया गया। ये बात आसिफ रजा खान ने ही पुलिस को बताई थी। उसने बताया कि उमर शेख ने फिरौती के पैसों में से $1 लाख यानी करीब 47 लाख रुपए तब मोहम्मद अता को भेजे। इजिप्ट का वही मोहम्मद अता जो 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए आतंकी हमले के लीड ऑपरेटिव्स में से एक था। ये वो टेररिस्ट था जिसने बाकायदा प्लेन चलाना सीखा था और वो खुद भी उन अटैक्स में शामिल था। इतना ही नहीं, इसी फिरौती का एक हिस्सा दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पे हुए आतंकी हमले को फाइनेंस करने के लिए भी इस्तेमाल हुआ था।
जांच एजेंसियों को इस बात के सबूत भी मिले कि 13 दिसंबर को संसद पर हमला करने वाले आतंकियों ने हमले से ठीक पहले दुबई में एक फ़ोन कॉल किया था और यह कॉल आफ्ताब अंसारी को ही किया गया था, जिसे आगे उमर शेख को फॉरवर्ड किया गया। ये एक ऐसा खुलासा था जिसने इस किडनैपिंग केस के 2 बड़े आतंकी हमलों से तार स्थापित कर दिए थे। आसिफ रजा खान इस केस का सबसे बड़ा गवाह था, लेकिन वो कभी कोर्ट पहुंचा ही नहीं। दिसंबर 2001 में गुजरात के राजकोट में एक पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया। पुलिस ने दावा किया कि उसने भागने की कोशिश की थी। आसिफ रजा खान की मौत के साथ ही पुलिस के हाथ से सबसे बड़ा गवाह निकल गया। अब जांच एजेंसियां एक अजीब सी मुश्किल में थी कि आफ्ताब अंसारी बैठा था दुबई में, जो भारतीय कानून से बहुत दूर की जगह थी उस जमाने में। अंसारी को भी यही लगा। इसी गुरूर में उसने एक बहुत बड़ी गलती की। उसने अपने आदमी आसिफ की मौत का बदला लेने की ठान ली और सोचिए प्लान क्या किया। 22 जनवरी 2002 9/11 हमले को हुए अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे। पूरी दुनिया में अमेरिका को लेकर माहौल बहुत सेंसिटिव था। ठीक उसी वक्त कोलकाता में मोटरसाइकिल पर आए कुछ आतंकवादियों ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से यानी काउंसुलेट से जुड़ी एक बिल्डिंग अमेरिकन कल्चरल सेंटर पर फायरिंग की और इस हमले में ड्यूटी पर तैनात 5 पुलिसकर्मी मारे गए। हमले के कुछ ही देर बाद कोलकाता के मीडिया दफ्तरों में एक फ़ोन बजा जो दुबई से आया था और लाइन पर मौजूद शख्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। कहा कि यह हमला आसिफ रजा खान की मौत का बदला था। ये फ़ोन करने वाला खुद आफ्ताब अंसारी ही था और ये उसकी आखिरी गलती साबित हुई। इस एक फ़ोन कॉल ने सारे डॉट्स कनेक्ट किए। भारतीय जांच एजेंसियों के लिए अब यह बिल्कुल साफ था कि खादिम किडनैपिंग का मास्टरमाइंड राजू और अमेरिकन सेंटर पर हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आफ्ताब अंसारी एक ही आदमी है। एक अमेरिकी ठिकाने पर हमला, वो भी 9/11 के फौरन बाद। ये एक ऐसी रेड लाइन थी जिसे पार करने के बाद अंसारी ने अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए थे। अब उसके पीछे सिर्फ भारत की पुलिस ही नहीं बल्कि FBI और दुनिया भर की दूसरी खुफिया एजेंसियां भी पड़ गईं। भारत और अमेरिका दोनों ने UAE पर भारी दबाव बनाया और कुछ ही दिनों के भीतर भारतीय एजेंसियों और UAE की सरकार ने मिलकर उसे दुबई में ट्रैक किया, गिरफ्तार किया। 9 फरवरी 2002 को उसे हिंदुस्तान डिपोर्ट भी किया गया। आफ्ताब अंसारी भारत की गिरफ्त में तो आया, उस पर केस चला, लेकिन पूरा मामला उलझा ही हुआ था। टोटल 33 आरोपी थे, कई राज्यों और देशों से जुड़े तार थे और आतंकवाद का एंगल भी था। पुलिस और वकीलों की टीम को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खुद असली विक्टिम पार्थ प्रतिम रॉय बर्मन कोर्ट में गवाही देने आए। उन्होंने अदालत में किसी भी आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं, उनकी याददाश्त चली गई है। पुलिस के पास हालांकि दूसरे बहुत सारे सबूत थे। फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड थे, हवाला लेन देन के सबूत थे और पकड़े गए गैंग मेंबर्स के कबूलनामे भी थे। इन्हीं सबूतों के आधार पर 2009 में पहला बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने आफ्ताब अंसारी और उसके 4 खास गुर्गों, जिनमें दिल्ली का हरप्रीत सिंह यानी हैप्पी सिंह भी शामिल था, उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। हैप्पी सिंह की मई 2014 में जेल के अंदर ही हत्या कर दी गई। अंसारी को अमेरिकन सेंटर वाले केस में पहले फांसी की सज़ा सुनाई गई, बाद में उसे उम्र कैद में कम्यूट भी किया गया। खादिम किडनैपिंग केस में आखिरी फैसला 2017 में आया था। 8 और लोगों को सज़ा हुई, जिनमें 3 पाकिस्तानी नागरिक भी थे। इस फैसले ने साजिश के इंटरनेशनल आतंकी कनेक्शन पर आखिरी मुहर लगाई। कुल मिलाकर इस अपहरण कांड में 13 लोगों को उम्र कैद हुई। कुछ जैसे आसिफ रजा खान एनकाउंटर में मारे गए और कुछ जैसे हैप्पी सिंह जेल के अंदर ही गैंग वॉर का शिकार हो गए। इसी के साथ अलिफ लैला का ये एपिसोड भी कंक्लूड होता है। इससे कमल ने लिखा और निवी ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगाम।